नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो होम्योपैथ्स होते हैं वो बहुत कम जांचें एडवाइस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका बेसिक रीज़न क्या है कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी की जाँचें, रेडियोलॉजी की जाँचें जैसे अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, खून की जाँचें, पेशाब की जाँचें क्यों कम लिखी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो रीजंस होते हैं जिनके कारण एक होम्योपैथ को आप पैथोलॉजी की जांचें और रेडियोलॉजी की जांचें एडवाइस करते हुए कम देखते हैं। अब ये दो रीज़न क्या हैं, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली रीज़न, होम्योपैथी जो जानी जाती है, जो पैथी होती है, उसके अंदर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें आप क्या देखते हैं। एक तो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को बताते हैं, जैसे मटेरिया मेडिका हो गया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हो गई, फार्मेसी हो गई। तो होम्योपैथी में एक तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बेसिक होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स कहते हैं, जो कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, और एक एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये एलाइड सब्जेक्ट्स क्या हैं? एलाइड सब्जेक्ट्स का मतलब होता है सपोर्टिव सब्जेक्ट्स, जैसे फिजियोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनियोप्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो जांचें वही डॉक्टर अच्छी तरह लिख सकता है, ये मैं आपको क्लियरली यहाँ बता दूं, जिसकी एलाइड सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, खास करके जिसकी पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज अच्छी होगी, वो जांचें ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाएगा और डिजीज़ेस को डायग्नोज कर पाएगा। अब चूंकि इन सब्जेक्ट्स को, जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट्स हैं या जो मैंने आपको और एलाइड सब्जेक्ट्स गिनाए, इनको होम्योपैथी में एक सपोर्टिव सब्जेक्ट्स की तरह रखा गया है, इनको एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स की तरह नहीं रखा गया है। तो मैंने ये देखा है कि होम्योपैथिक कॉलेजेस में एलाइड सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले या तो टीचर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, या होते हैं तो वो बच्चों को डीप नॉलेज नहीं दे पाते। इसलिए एक होम्योपैथ की या होम्योपैथिक प्रैक्टिस में डिजीज़ डायग्नोसिस उनकी कमज़ोर होती है, या जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ को हम फाइंड आउट उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना एलोपैथ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज होम्योपैथिक कॉलेजेस में बहुत अच्छी तरीके से नहीं दी जाती, या होम्योपैथ्स को इसकी नॉलेज इन कंपैरिजन टू एलोपैथ कम होती है। जो नई नई जांचें मेडिकल साइंस में आ रही हैं, एक एक बीमारी को डायग्नोज करने की 8-8, 10-10 जांचें हैं, तो या तो हमको जांचें वो कम पता होती हैं, या हम जो नई जांचें आ रही हैं उनके बारे में भी हम अप टू डेट नहीं रहते, क्योंकि हम बहुत कम जांचें लिखते हैं या हमको उतनी जांचों की नॉलेज नहीं होती। तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो पैथोलॉजी की जांचें या रेडियोलॉजी की जांचें लिखने के लिए जिन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डीपली नहीं पढ़ाया जाता। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न की, जिसकी वजह से एक होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस में जांचें बहुत कम लिखता है। उसका कारण यह है कि जब हम किसी मरीज को होम्योपैथी की प्रैक्टिस में देखते हैं तो हमारे दो एम होते हैं। एक होता है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ और एक होता है सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हमको इसको क्या दवाई देनी है, होम्योपैथी की किस दवाई का सिलेक्शन करना है। तो क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब हम किसी दवाई का सिलेक्शन करते हैं, उसका जो बेस होता है वो मरीज के सिम्टम्स पर हमको ज़्यादातर मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है। मतलब हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पर सिमिलिमम का चुनाव नहीं करते, हम उन सिम्टम्स पर चुनाव करते हैं जो नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो
मेन एम होता है या जो हमारा मेन ध्यान होता है वो नॉन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा होता है। अब जब हम नॉन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को ढूंढेंगे या उन्हीं पर दवाई का चुनाव करेंगे तो ये बात नेचुरल है कि हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और चूंकि हमारी दवाई का जो चुनाव है वो नॉन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पर होना है, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते भी नहीं है इस बात की कि हम कोई जब जांच लिखेंगे और उसी में से कोई ऐसी चीज़ आएगी कि जिस पर हमको दवाई का चुनाव करना हो। जिसको मैं एक इजी तरीके से बताऊं तो एक एलोपैथ बिना जांचों के या बिना डिजीज़ के डायग्नोसिस के किसी पेशेंट को दवाई नहीं लिख सकता। हालांकि वो क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाकर भी दवाई लिख सकता है, पर जांचें ज़रूरी हो जाती हैं एक एलोपैथ के लिए। और होम्योपैथ के लिए डिजीज़ की जो डायग्नोसिस है या पैथोलॉजी की जो जांचें हैं उनकी इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं होती जितनी एलोपैथ के लिए होती है। हमारे यहाँ पैथोलॉजी की जांचों की इम्पॉर्टेंस सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लिए या एक होम्योपैथ के लिए पैथोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है या पैथोलॉजी की जांचों की कोई वैल्यू नहीं है या डिजीज़ की डायग्नोसिस की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। पर मैंने ये कहा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए या होम्योपैथिक दवाई देने के लिए आपको मरीज के सिम्टम्स प्राइमरली चाहिए होते हैं, और जो पैथोलॉजी की जो जांचें होती हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी मायने रखते हैं। तो ये दो रीजंस हैं। एक तो हमको पैथोलॉजी की जांचें लिखने के लिए जिन सब्जेक्ट्स की नॉलेज की ज़रूरत है वो हम डीपली उनमें नहीं जाते, और दूसरा होम्योपैथी का प्रिंसिपल कुछ इस तरीके का है कि इसमें पैथोलॉजी की जांचें हमारे लिए सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ना कि प्राइमरली। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए पेशेंट ने ये कहा कि उसको पेशाब में जलन है, उसको पेशाब बार बार आती है। तो एलोपैथ अगर यहाँ पर वो किसी एलोपैथ को दिखाता है तो वो उसके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो उसको डिसयूरिया हो रहा है वो किस वजह से है। तो क्योंकि बिना किसी वजह के, अगर वो प्रोस्टेट मतलब मेल पेशेंट है और अगर उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है ये इस वजह से है, या उसको रीनल स्टोन है इस वजह से है, या उसको यूटीआई है इस वजह से है, जब तक वो ये नहीं जान लेगा तब तक वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एलोपैथी में डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं और होम्योपैथी में मरीज के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो वो एलोपैथ क्या करेगा, वो मरीज को पहले एक पेशाब की जांच करवाएगा। जांच करवाया और उसने यूरिन आरएम में ये पाया कि मरीज को इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर जो नेक्स्ट जांच लिखेगा वो लिखेगा कल्चर, और उस कल्चर में ये जानना चाहेगा यूरिन कल्चर में कि कौन से बैक्टीरिया से इसको इन्फेक्शन है और उस पर कौन से एंटीबायोटिक्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कोई एलोपैथ कराता है तो उसमें बैक्टीरिया तो आता ही आता है, साथ में ये भी आता है कि कौन कौन से एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेंगे और कौन से एंटीबायोटिक काम करेंगे। तो डॉक्टर को एक ग्रुप मिल जाता है कि किन दवाइयों में से मुझे दवाइयाँ देनी है या चुनाव करना है उसका। तो एलोपैथ के लिए तो ये ज़रूरी हो गया। अब मान लीजिए यही पेशेंट होम्योपैथी में आता है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले हम बात करें कि अगर वो होम्योपैथ जांच नहीं लिखता, बस उसको क्या चाहिए कि आपको पेशाब में जलन पेशाब करते दौरान हो रही है, पेशाब करने के बाद हो रही है, पेशाब से पहले हो रही है या हमेशा ही बनी रहती है, आपको ठंडे से आराम आ रहा है, गर्म से आराम आ रहा है, आपकी जो पेशाब की जलन है वो ज़्यादा कब होती है। मतलब हमको मरीज के जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। हमको ये नहीं चाहिए होता कि कौन सा बैक्टीरिया है, कि कौन सी उसमें पस सेल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये प्राइमरली हमारे लिए नहीं चाहिए। हमको मरीज के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स चाहिए होते हैं, और अगर हमको वो मिल जाते हैं क्लिनिक पर तो हम बिना किसी जांच के भी उसको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसलिए एक होम्योपैथ पैथोलॉजी की रिपोर्ट को अवॉइड करता है। पर यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने पैथोलॉजी की रिपोर्ट कराई भी, मान लीजिए मैंने सिम्टम्स के आधार पर किसी मरीज को कैंथरिस दे दिया उसकी पेशाब में जलन में आराम के लिए, लेकिन मैंने साथ ही साथ में उसकी जांच भी लिखी, उसका यूरिन आरएम भी करवाया
और मैंने ये पाया कि उसमें यूटीआई है, उसमें यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो जांचें कराने का फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि मैं उस केस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाऊंगा। कैंथरिस तो मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन मैं जब यूटीआई आएगा तो मैं उसको कहूँगा, क्योंकि मैंने एलाइड सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि यूटीआई किन किन चीज़ों से होता है। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुम्हें पानी ज़्यादा पीना है, आप अपनी यूरिन को ज़्यादा होल्ड ना करें, आपको जैसे ही यूरिन आए तुरंत जाएँ, ठीक है। आप अपनी जेनेटिलिया की हाइजीन को मेंटेन करिए, ठीक है। आप हो सकता है कि मैं उसको अल्ट्रासाउंड करा के ये देखूं कि उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिस वजह से यूटीआई हो रहा हो। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि होम्योपैथ के लिए जांचें सेकेंडरली इम्पॉर्टेंट होती हैं और एक एलोपैथ के लिए जांचें प्राइमरली इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसलिए होम्योपैथी के अंदर या होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि बहुत कम जांचें लिखी जाती हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स एडवाइज नहीं करते, और एलोपैथ बिना जांचों के आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जांचें अगर हम कराते हैं तो नो डाउट डिजीज़ को मैनेजमेंट करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको जांचें करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी दवाई का सिमिलिमम का सिलेक्शन भले ही पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स पर नहीं होता, पर हमको मरीज जिस बीमारी से सफ़र कर रहा है अगर ये पता होगी जांचों की मदद से, तो हम उस केस को मैनेज जल्दी कर पाएंगे हमारी सिमिलिमम के साथ। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि जब हम कुछ जांचें कराते हैं, पैथोलॉजिकल जांचें कराते हैं, तो पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे मेडिसिन आते हैं जो सिर्फ पैथोलॉजी की जांचों के आधार पर ही मरीज को दी जा सकती है, चाहे मरीज कोई सिम्टम बता रहा हो, नहीं बता रहा हो, मॉडलिटीज़ दे पा रहा हो या नहीं दे पा रहा हो। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 2 रीजंस दिए कि क्यों होम्योपैथी की प्रैक्टिस में या होम्योपैथ अपने मरीजों को जांचें कम लिखते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, गुड बाय।